मोहब्बत 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 अच्छी है, लेकिन अगर यही सबसे पहले किताबों से हो तो फिर बात बहुत अच्छी है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। अपनी रीट हेतु जो बाल विकास एवं शिक्षण विद्या यानी कि रीट साइकोलॉजी वाली जो कक्षाएं चल रही है, यूनिट पहली चल रही है बाल विकास वाली, उसके अंदर अपनी चौथी क्लास है ये आज। और उसके अंदर आज हम प्रारंभ करेंगे विकास के जो सिद्धांत हैं। मोटे तौर पर जितना परीक्षा के अंदर पूछा जाता है टू द पॉइंट उतनी ही चर्चा है जो यहाँ पर करने वाले हैं। 10 बजे अपनी नवसृजन क्लासेज के ऊपर ही एसएसटी की क्लास होती है, ज़रूर देखा कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ अपनी एप्लीकेशन पर चल रही है। 199 के अंदर कंप्लीट सामाजिक, हिंदी, अंग्रेजी और मनोविज्ञान, इन सब के प्रश्न मिलेंगे टॉपिक वाइज। ये सीरीज़ है और इन सब की जो क्लासों की जो पीडीएफ है वो भी वहीं कोर्स में है जो आपको मिल जाएगी। और 12 बजे अपनी ये जो मनोविज्ञान की कक्षा है जो होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों में सबसे पहले बात करते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो पहला सवाल यही आता है परीक्षा के अंदर और कई बार आया है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है। तो प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन? मैकडूगल। मैं से मूल, मैं से मैकडूगल। सवाल दूसरा ये पूछा जाता है कि मैकडूगल के अनुसार मनुष्य के अंदर या कितनी मूल प्रवृत्तियां होती है। तो मूल प्रवृत्तियां एक तो जन्मजात होती है और दूसरा ये 14 होती है। कितनी होती है? मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है या अर्जित होती है। तो ध्यान में रखना, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है और मैकडूगल ने इनकी संख्या कितनी बताई है? 14 है जो बताई है। ठीक। तीसरा सवाल ये भी पूछा गया है, इनमें किनमें मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन इनमें संशोधन या परिमार्जन इनका किया जा सकता है। तो बात आ जाए कि डैश डैश आ गया, डैश डैश आ गया और आ गया कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संशोधन या परिमार्जन किया जा सकता है, तो वहाँ पर आप मूल प्रवृत्तियाँ हैं जो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प में जो होगा। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग भी जुड़ा होता है। ठीक है। तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी और कौन से उनके साथ संवेग जुड़ा होता है उनकी बात करते हैं। पहली याद रखना है आप इन सबको, पलायन, भय। भय आते ही भैया पलायन की बात जो दिमाग में आ जाएगी। भय लगते ही कि भागो यहाँ से, डर का माहौल। क्रोध आते ही युत्साह, निवृत्ति घृणा, वात्सल्य पुत्र कामना, स्वामित्व बात आते ही संचय की प्रवृत्ति, कष्ट आते ही शरणागति, किसी न किसी के सहारे हो जाए तो ठीक है, सृजनात्मकता रचनात्मकता, हीनता दैन्य भाव, कामुकता काम, आमोद हास्य, आश्चर्य जिज्ञासा, श्रेष्ठता का भाव आत्मगौरव, एकाकीपन सामूहिकता, भूख भोजनावेशन। तो ये 14 जो मूल प्रवृत्तियाँ वो और उनके संवेग हो जाएंगे। मैकडूगल प्रतिपादक, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संशोधन या परिमार्जन किया जा सकता है। ठीक बात। चलिए आगे देखते हैं। अगला सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत। बेसिकली मोटा मोटी चीज़ वही पूछी जाती है, आगे हम बाद में विस्तार से देखेंगे। मनोसामाजिक सिद्धांत, सीधा सीधा सवाल, प्रवर्तक कौन? तो भैया प्रतिपादक प्रवर्तक एरिक इरिक्सन, एरिक इरिक्सन। ठीक है। या इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है यूँ भी। इनकी जो पुस्तकें हैं, क्या पुस्तक है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। पुस्तक कई बार पूछ जाती है कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के लेखक कौन? एरिक इरिक्सन। इन्होंने कहा कि बालक क्या एक सामाजिक प्राणी है। बालक एक सामाजिक प्राणी, ये किसने कहा? ध्यान में रखना, एरिक इरिक्सन ने। इन्होंने विकास की 8 अवस्थाएं बताई। यहाँ पर थोड़ा मिसटाइप है। इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं हैं जो बताई। किसने? एरिक इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई। और इसी वजह से इसको क्या, इस सिद्धांत को स्टेज या फिर मंचीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो परीक्षा में सवाल आ जाए स्टेज या मंचीय सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत है एरिक्सन वाला, इसी को है जो कहा जाता है। ठीक है बात। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में थोड़ा सा और हम देखें, थ्योरेटिकली देखें सीधा सीधा, तो इन्होंने कितनी बताई? 8 चरण बताए, यानी कि 8 अवस्थाएं बताई। 8 चरण बताए यानी कि 8 अवस्थाएं बताई। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक है जो देखने को मिलता है, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है।
एरिक्सन के अनुसार, ये कोट ध्यान में रखना, एरिक्सन के अकॉर्डिंग समस्या कोई संकट नहीं होती है। एरिक्सन क्या कहता है कि भैया कोई समस्या होती है ना, वो संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। आपके सामने कोई समस्या आई तो आप संकट मान कर बैठोगे तो भैया कुछ नहीं होना जाने वाला, और उससे गर्त में जो और नीचे चले जाओगे। लेकिन वो आपकी संवेदनशीलता और आपको सामर्थ्य, आपको उसके सॉल्यूशन पर जाना चाहिए, आपको और है जो उससे समस्या से बाहर निकलने के लिए आप एफर्ट लगाओ, प्रयत्न करोगे, तो आपके जो आपकी स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, उसको जो बढ़ाने वाला है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मानता है एरिक्सन। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है, जितने जोश के साथ समाधान करता है, उत्साह के साथ समाधान करता है, उसका उतना ही अधिक है जो क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है भैया। ठीक है, आगे देखिए, ये जो अवस्थाएं बताई विस्तार से नहीं जाएंगे, केवल विकास के सिद्धांत की जो अवस्थाएं है यहाँ पर एरिक्सन वाली, इनको सीधा सीधा आपको याद रखना है। 0 से 2 वर्ष मोस्टली यही देखने को मिलता है। विश्वास बनाम अविश्वास की शक्ति, ये दोनों विश्वास अविश्वास इनके बीच में मामला चलता रहता है उसका। 2 से 3 वर्ष के बाद में बात करें हम तो स्वतंत्रता बनाम संदेह की शक्ति। 3 से 5 पहल बनाम अपराध की अवस्था। 6 से 12 परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था आ जाती है। 12 से 18 पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था। 18 से 35 मित्रता बनाम अलगाव, यहाँ पर कुछ युवावस्था में आने लग जाता है, अलगाव की अवस्था आ जाती है। 35 से 65 उत्पादन बनाम निष्क्रियता की अवस्था, और 65 से अधिक ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था। तो इनको ध्यान में रखना है, वर्ष भी ध्यान में रखना है। अच्छे से हैं जो 2, 3, 4 बार है जो लिख कर याद करें या सीधा याद करें। आगे देखिए, नैतिक विकास के सिद्धांत। नैतिक विकास क्या आएगा, कोहलबर्ग 1969 नैतिक विकास। ठीक है, 3 पुस्तकों के बारे में कई बार सीधा सीधा सवाल आता है कि ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक किसकी है। तो नैतिक विकास के सिद्धांतों में जो अपने कोहलर महोदय हैं, इनकी पुस्तकें हैं दी फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वहीं मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, दूसरी है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और तीसरी है द साइकोलॉजी ऑफ मोर डेवलपमेंट। ध्यान में रखना, तीनों पुस्तकों का कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिया 1969 में, द फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और द साइकोलॉजी ऑफ मोर डेवलपमेंट। ठीक बात। और इन्होंने 10 से 16 वर्ष की आयु के 72, इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया 10 से 16 साल की आयु के 72 बालकों को नैतिक कहानियाँ सुनाई। उन कहानियों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अब ये क्या सोचते हैं। किसी को कुछ कहानी सुनाई, किसी को कुछ कहानी सुनाई, फिर उनके बाद उन बच्चों का रिएक्शन जाना कि ये क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। तो उस आधार पर उनका जो विश्लेषण मिला, उसके आधार पर नैतिकता की क्या 3 अवस्थाएं बताई। तो ध्यान में रखना, परीक्षा में यूँ भी सवाल पूछा गया है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास कितनी अवस्थाएँ बताई, 3 अवस्थाएँ बताई, या निम्न में से नैतिक विकास की अवस्था नहीं है, यूँ भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। अब आगे 3 अवस्थाएं कौन सी बताई इन कहानियों के आधार पर, देखिए। नैतिक विकास की अवस्थाएं, यहाँ पर 3 अवस्था ये बताई। पहली प्री कन्वेंशनल, दूसरी कन्वेंशनल, और तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 अवस्थाएं हैं जो बताई। ध्यान में रखना, कोहलबर्ग ने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे कि, तो ये 3 अवस्थाएं हो गई कोहलबर्ग की। पहली की ध्यान में रखना, उम्र पूछ ली जाए सीधी सीधी आपसे तो 4 से 10 वर्ष। क्या करोगे, 4 से 10 वर्ष कर दोगे। ठीक है, 4 से 10 वर्ष कर दोगे। फिर आगे मैं बात करूं इसकी कन्वेंशनल की, 10 से 13 हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूं पोस्ट कन्वेंशनल की, 13 से 18 कितनी हो जाएगी, 13 से 18 हो जाएगी। और विशेष बातें क्या है इनमें, विशेष बातें इनके अंदर आता है प्री कन्वेंशनल में आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ध्यान में रखना, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और सरल अहम की अवस्था, ये इस अवस्था में देखने को मिलता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आज्ञा एवं दंड की अवस्था और सरल अहम की अवस्था देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नैतिक तर्क होता है दूसरों के मानकों पर आधारित होता है। नैतिक तर्क जो करता है इस समय का बच्चा, वो दूसरों के जो मानक बनाए हुए होते हैं उन पर करता है, उसको अपनी तरफ से कोई उतनी जो समझ है जो नहीं होती है। और आज्ञा एवं दंड के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। मैं किसी को आज्ञा दी कि ये करना है, तो
उसके आधार पर वो उसका कि भैया झूठ नहीं बोलना या वो लेके आओ, बड़ों के सामने ऐसे बैठना चाहिए, तो आज्ञा, और कि नहीं ऐसा नहीं किया तो पिटाई हो जाएगी तेरी, तो आज्ञा और दंड के आधार पर वो नैतिकता का पालन करेगा 4 से 10 साल वाला। यहाँ पर ये कोलबर्ग है जो कहता है। ठीक बात। यहाँ पर दूसरी क्या आती है, कन्वेंशनल स्टेज आती है 10 से 13 वर्ष वाली। ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखना, प्री कन्वेंशनल में इसमें एक तरीके से एक दूसरे का सहयोग करके या छल पर आधारित नैतिकता होती है। और ये इस समय के जो बच्चे होते हैं ये अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ये जो व्यवहार करने में आज़ादी महसूस करते हैं खुद को। ठीक है। अब आ जाती है कन्वेंशनल स्टेज। इसके अंदर 10 से 13 वर्ष हो जाता है और इस समय व्यवहार जो होता है वो सामाजिक नियमों, प्रशंसा की अवस्था होती है, प्रशंसा अच्छी लगती है, और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, तो सामाजिक नियमों और मानदंडों पर आधारित होती है ये। इस समय जो बच्चों का व्यवहार होता है वो सामाजिक नियमों और मानदंडों पर आधारित होता है। आपको पता लगने लग जाता है कि इस समय का जो बच्चा होता है, स्कूलों में देखा होगा, जो व्यवहार करता है प्रशंसा पाने की, क्लास में मुझे सम्मान मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, तो और मेहनत करता है और पढ़ाई करता है, उस हिसाब से जो प्रभावित होता है, और वो प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता व्यवहार करता है, अच्छा बन के रहता है, एक तरीके से अच्छा रहता है और समाज के प्रति आदर व्यक्त करता है। ठीक है। और अगली आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें 13 से 18, जिसमें सामाजिक समझौते की अवस्था भी देखने को मिलती है और स्वयं विवेक की अवस्था। यहाँ तक आते आते खोपड़ी उसकी थोड़ी काम करने लग जाती है, तो खुद से भी कुछ डिसीजन लेने का वो प्रयास है जो करता है। तो नैतिकता का आधार चिंतन व व्यक्तिगत होता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में नैतिकता का जो आधार होता है वो क्या होता है, चिंतन व व्यक्तिगत होता है। और इस समय वो सोचता है क्या, लोगों के भले की, लोगों के कल्याण की, ज़्यादातर लोगों की इच्छाओं का सम्मान करता है कि नहीं यार इस हिसाब से चलना चाहिए, गलत हो जाएगा। और आंतरिक विवेक के आधार पर जो चीज़ें देखने वो है जो लगता है। ठीक है। तो ये था अपना नैतिक विकास का सिद्धांत। आज की कक्षा में इतना ही देखेंगे, बाकी है जो अगली कक्षा में। जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो ये समर्पण बैच चल रहा है, मात्र 199। यहाँ पर देखिए आपको एसएसटी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जितने भी टॉपिक उन सारे टॉपिक वाइज मनोविज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे और अंग्रेजी के भी मिलेंगे। इन सब के टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिलेंगे मात्र 199 में। साथ ही साथ यूट्यूब पर जो ये क्लासेज हो रही है, मनोविज्ञान वाली भी और एसएसटी वाली भी, इन सब की पीडीएफ भी आपको जो यहाँ पर उपलब्ध होगी। ठीक है। बार बार टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार इस सीरीज़ से जुड़े रहे। 2 क्लासें देखने हैं, टेस्ट सीरीज़ देनी है, बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, तो आपकी पात्रता है जो आसानी से है जो निकल जाएगी। साथ ही साथ अभी मिलेगी कहाँ पर, अपनी एप्लीकेशन आपको पता ही है, नवसृजन क्लासेज नाम से। प्ले स्टोर पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, और वहाँ पर फ्री टेस्ट भी मैं डालता रहता हूँ इसके अतिरिक्त भी। और सेकंड ग्रेड हिंदी की भी टेस्ट सीरीज वहाँ पर चल रही है। फर्स्ट ग्रेड का टू द पॉइंट बैच भी चल रहा है, नोट्स पैटर्न पर डेमो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का, आप भी प्रयास करें अपने इस चैनल, अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाने का। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।